हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर पाठशाला। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में ब्रीफली बात करेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक फ़ॉरेन या एलियन लैंग्वेज होते हुए भी इंग्लिश ने कैसे शुरुआत से आज़ादी के बाद के भारत में इंटेलेक्चुअल्स के बीच अपनी इम्पोर्टेंस बनाई थी। ये टॉपिक जो है पीजी स्टूडेंट्स, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेनली जो मैकॉले मिनट है वो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पहले ही अपलोड कर दिया है। जो इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसलिए चलो हम अब टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर जो है दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे वेस्ट में यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो समय था ये एनलाइटमेंट का और रिनेंसा का टाइम था, और लोग अब लॉजिकली और रैशनल थिंकिंग पर जोर दे रहे थे और नए कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फ्रीडम, इक्वलिटी और इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जो है अपने पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे। वो अपनी आज़ादी के लिए उनसे डिमांड कर रहे थे। लेकिन भारत में जो है सिचुएशन एकदम डिफरेंट थी। भारत में जो रूलर्स थे वो फॉरेनर्स थे। आपको जैसे कि पता है जो इंडिया था उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कॉलोनी थी। लेकिन जो इन कॉन्सेप्ट्स का इफ़ेक्ट, जो फ्रीडम, इक्वलिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स था इनका इफ़ेक्ट भारत पर भी हुआ, लेकिन डिफरेंट तरीके से। क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड कर रहे थे और रूलर्स थे वो एक ही कंट्री के लोग थे, एक ही लोग थे। बट इंडिया में रूलर्स डिफरेंट थे एंड जो सब्जेक्ट्स थे यानी कि जो पीपल्स थे वो डिफरेंट थे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक एलियन लैंग्वेज थी, लेकिन इंडिया में भी कई अपर क्लास जो इंडियंस थे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर, मेनली इंग्लैंड में जाकर एजुकेशन ली थी। इसलिए अब जो है राइटर्स और थिंकर्स जो वहाँ के थे वो इंडिया में भी उनका इफ़ेक्ट हो रहा था। इंडिया के जो एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में एजुकेशन ली थी वो इंग्लिश का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उन पर जो मेनली ब्रिटिश राइटर्स थे, यूरोपियन राइटर्स थे, उनका इफ़ेक्ट यानी उनका इम्पैक्ट जो है उनकी राइटिंग्स में होने लगा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज जो है डायरेक्टली लिटरेचर से रिलेटेड होती है, और लिटरेचर के थ्रू आप कोई भी कल्चर कल्चर या उसके लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो जब यहाँ के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ की कल्चर के बारे में भी जानना स्टार्ट किया। और इंडिया में जो है इंग्लिश का एक पावरफुल लैंग्वेज के रूप में जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1835 में ब्रिटिश अथॉरिटी के थ्रू हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे, बट इतने अच्छे तरीके से, या कहें कि इन्होंने इतने पावरफुली एफर्ट नहीं किए थे। इससे पहले भी ओरिएंटल और वेस्टर्न लैंग्वेज के ऊपर यानी वेस्टर्न लर्निंग के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। लेकिन अभी जो है ऑफिशियली 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज को एक इम्पोर्टेंट स्पेस मिला, इम्पोर्टेंट प्लेस मिला इंडिया में लर्निंग्स के लिए। और अभी जो है ओरिएंटलिस्ट और वेस्टर्निस्ट के बीच में एजुकेशन सिस्टम और मीडियम को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वह खत्म हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ऑफिशियली सपोर्ट मिल गया था। 1835 के मैकॉले मिनट के इंट्रोडक्शन के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियली सपोर्ट मिल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल हो गया था। ये प्लासी वार के बाद से ही कंट्रोल स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब तक आते-आते एकदम पूरे तरीके से इंडिया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था, कंप्लीटली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन पर्पस था वो प्रॉफिट गेन करना था। कोई भी बिजनेस के लिए पर्पस से होता है तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट गेन करना ही होता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मेन पर्पस जो था प्रॉफिट गेन करना था, और इसके लिए ज़रूरी था कि वो यहाँ के जो नेटिव्स हैं उन पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंट्रोल करे। और इसी डायरेक्शन में जो उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो उठाया था वो था 1835 का मैकॉले मिनट।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैकॉले मिनट लाने का क्या पर्पस था और इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने का भी क्या पर्पस था। ये एक प्रोसेस था उस इंट्रोडक्शन में। मैकॉले के कोट को देखकर आपको पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे इंडियंस के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाता था। उनका मानना था कि यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ ही बेटर है कंपैरिजन टू इंडिया और अरब कंट्रीज़ के कंप्लीट जो लिटरेचर है उसके बजाय। मैकॉले जो है यूरोपियंस को इंटेलिजिकली सुपीरियर प्रूव करना चाहते थे ताकि वो इंडियंस को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर सके। यानी कि आप किसी के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दोगे तो वो इंसान खुद ब खुद साइकोलॉजिकली आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो इंडिया में जो इंग्लिश के डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस था वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश के प्रोसेस के फुल 4 फेजेस थे। फर्स्ट फेज़ 1800 टू 1857 तक था। सेकंड जो फेज़ था वो 1857 टू 1880 तक था। थर्ड फेज़ था जो 1880 टू 1947 तक था। और जो फोर्थ फेज़ था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद का था। अब हम यहाँ पे चारों फेजेस को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फेज़ फर्स्ट में कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें यानी 1800 टू 1857 तक जो था ब्रिटिश पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। इंग्लैंड में इसमें रोमांटिक पोइट्स थे लाइक ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बैरन एंड कीट्स। और ये जो पोइट्स थे वो जो बुर्जुआ इंटरेस्ट था यानी कि जो बुर्जुआ पॉपुलेशन बढ़ रही थी उनके जो इंटरेस्ट थे उनके अगेंस्ट में लिख रहे थे। लेकिन इंडिया में सिचुएशन डिफरेंट थी। पावर जो है फॉरेनर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों में थी और ज़्यादातर लोग जो थे अनएडुकेटेड थे। और यहाँ पे जो रूलर्स थे वे अपने आप को सुपीरियर समझते थे जैसा कि मैंने पहले बताया। और जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म होता था वह ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए होता था यानी कि उन्हें प्रॉफिट गेन करना था। मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिशर्स का मेन मकसद जो था प्रॉफिट गेन करना था। वो जो भी करते थे वो उन्हीं के फ़ायदे के लिए होता था, ना कि नेटिव्स या यहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए होता था। तो ये आप मैकॉले मिनट में भी देख चुके हैं और यही पूरे 1947 तक होता आया है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों को सोशल इंजीनियर बनाना चाहते थे। सोशल इंजीनियर क्या है कि यानी कि ब्रिटिशर्स हैं सॉरी जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, वो रहे इंडियंस ही लेकिन उनकी थिंकिंग यानी ब्रिटिशर्स की तरह उनके एज ए क्लर्क बन के काम करें, उनका ऑफिस वर्क जो होता है वो काम करें। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने ज़्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे लोग ब्रिटेन से ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक जो प्रोसेस निकाला था कि इंडियंस को ही इंग्लिश एजुकेशन दी जाए और वो जब इंग्लिश एजुकेशन में फ़िट हो जाएंगे तो वो उनसे वो ऑफिशियली काम ले लेंगे जो वो ब्रिटिशर्स से करवाना चाहते थे। यानी कि वो वहाँ से इतने लोगों को ला नहीं सकते थे और इसमें उनको इकोनॉमिकली भी नुकसान था। सो ये मेन रीज़न था कि उन्होंने इंडिया में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस के लिए काम किया ताकि वे अपने मोटिव को पूरा कर सके। और देन आता है फेज़ सेकंड। ये तो फर्स्ट फेज़ में था। फेज़ सेकंड आता है 1857 टू 1880। आपको पता है 1857 बहुत ही रिमार्केबल ईयर रहा है इंडियन हिस्ट्री में। 1857 का रिवोल्ट बहुत ही फेमस रहा है। हालांकि ब्रिटिशर्स इसे रिवोल्ट न मानकर म्यूटिनी मानते हैं। और 1857 का रिवोल्ट जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो इससे पहले थी उन्हीं का रिजल्ट था और इसी वजह से इंडिया अब इंग्लिश मोनार्की के अंडर में आ गया था। और मोनार्की ने 1857 के बाद अब डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पे स्टार्ट कर दिया था। अभी तक इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे जैसे राजा राम मोहन राय और दूसरे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी रिफॉर्मिस्ट एक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। वो ब्रिटिशर्स से भी इंडिया में रिफॉर्म की डिमांड करने लगे थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने लेटर्स लिख के और जैसे कि सती का जो प्रोसेस होता है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए कहा था। वो खुद भी ऐसे रिफॉर्म्स करते रहते थे सोसाइटी में। अब सोसाइटी में रिफॉर्म होगा तो लोग थोड़े एजुकेटेड होंगे, उन्हें अपने राइट्स का पता चलेगा। तो वो क्या होगा कि वो रूलर्स के खिलाफ यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्टेप उठाएंगे। और यही टाइम था जो लिटरेचर के हिसाब से भी काफ़ी प्रोडक्टिव था। कई राइटर्स जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी
और भी बहुत सारे राइटर्स थे, उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का नॉवल राजमोहन्स वाइफ को इंग्लिश का पहला नॉवल माना जाता है, जो किसी इंडियन राइटर ने इंग्लिश में लिखा था। और यही वह समय था जब वेस्टर्न लर्निंग जो है इंडिया में भी बड़े पैमाने पर स्टार्ट हुई थी, यानी कि वहाँ के जो इंग्लिश लिटरेचर वगैरह था वो यहाँ पर पढ़ाया जाने लगा था। आप अगले वीडियो में देखेंगे कैसे हिंदू कॉलेज का डेवलपमेंट हुआ था, और उससे जो पढ़े हुए लोग थे उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया था। बहुत सारे राइटर्स नए उभर कर आए थे और इंडिया में इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। अब आते हैं 1947 पे। यही वह समय था जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इंडिया को आज़ादी मिली थी। और यही वह समय था जब मैकॉले के सपने का दी एंड हुआ था और हुआ था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ही महात्मा गांधी जो थे आइकॉन थे और मेन लीडर भी थे। उनका मानना था कि नेशनल मूवमेंट के लिए इंडियन लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल मूवमेंट से जुड़ सकें। इसलिए बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स ने अपनी मदर टंग में लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी राजमोहन्स वाइफ के बाद बंगाली में लिखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के लिए हिंदी को चूज़ किया था। लेकिन जो है अभी भी कुछ राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखना जारी रखा था, जैसे कि श्री अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद, राजा राव और R.K. नारायण। ये वह समय था जब इंडियन लैंग्वेजेस ज़्यादा फ्लावरिश हुई कंपेरिजन टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद आते हम फेज़ 4 पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का जो टाइम था, यह वह फेज़ था जब इंग्लिश ने अगेन पॉपुलैरिटी गेन की। इंग्लिश को पावर और प्रेस्टीज का सिंबल माना जाने लगा और आज़ादी के बाद ही रूलिंग क्लास ने इंग्लिश को अडॉप्ट किया था। इंग्लिश को जो कोर्ट्स की लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एक्सेप्ट किया गया था। इंडिया में ब्रिटिश पोएट्स जैसे कि यीट्स और इलियट को इंग्लिश के ग्रेट मास्टर और इंटेलेक्चुअल्स माना जाने लगा था। इंडिया के इंग्लिश राइटर्स भी उनको फॉलो करते हैं। इस प्रकार इंग्लिश अब इंडियन राइटर्स के लिए इम्पोर्टेंट लैंग्वेज उभर कर आती है। अब बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स जो है उभर कर आते हैं। इस प्रकार ये इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। होप आपको इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।